हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये जो हमारी क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ चल रही है उसका आज आपका डे 3 है। इसमें आज जो हम करने वाले हैं वो आपका 30 जनवरी 2023 वाला क्वेश्चन पेपर करेंगे। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैं डिस्कस कराऊंगी। और इससे पहले जो आप कर चुके हैं वो अगस्त 2023 वाला क्वेश्चन पेपर आपका हो चुका है और आपका जनवरी 2024 वाला क्वेश्चन भी पेपर भी कंप्लीट हो चुका है। इन दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। अगर आपने ये नहीं देखे हैं क्वेश्चन पेपर तो आप ये भी ज़रूर से देखें। आप देखिए कि ये अगर आप सीटेट के एग्ज़ाम को देने के लिए या क्लियर करने के लिए आप सीरियस हैं और चाहते हैं कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, तो ये जो PYQs होते हैं ना, ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि टॉपिक सेम होते हैं, आपका जो पैटर्न होता है वो आपको पता चलता है, एग्ज़ाम का फॉर्मेट जो है वो आपको समझ में आता है कि किस किस तरीके से चेंज हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर के सारे क्वेश्चंस देखते हैं, लेवल किस तरीके से बढ़ा है, तो ये सारा कुछ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो आपकी ये 5 डेज़ का सीरीज़ है हमारी, इन 5 डेज़ में अगर ये आप अपने 5 घंटे भी अगर आप दे देते हैं तो इनका बेनिफिट आपको जब आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये अगर आपने दिए हैं तो ये आपके बेकार नहीं गए हैं। क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टॉपिक्स रिपीट होते हैं, टॉपिक से क्वेश्चंस जो जो आते हैं सिर्फ घुमा फिरा के वही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हैं आपके 5 डेज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा डे 3 है, 2 दिन और हैं, उनमें उनमें मैं आपको 2 क्वेश्चन पेपर्स और अच्छी तरीके से कराऊंगी। और जाने से पहले भी आप एक बार सैटरडे में अपने ये सारे क्वेश्चन पेपर्स को ज़रूर रिवाइज़ करिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए, आपका जो अगर एग्ज़ाम निकलना होता है ना वो फटाफट से निकल जाता है। एक बार में दिया, हम कहते हैं हम तो पढ़े भी नहीं थे लेकिन हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो गया। लेकिन कोई पढ़ता है, बहुत मेहनत कर रहा है, लेकिन उसका 1 या 2 नंबर से एग्ज़ाम अटक जाता है। वो अटका हुआ एग्ज़ाम निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आप ये पूरे सेट्स को बहुत अच्छी तरीके से देखें, समझें कि क्वेश्चन को कह क्या रहा है क्वेश्चन, उसकी लैंग्वेज समझें और फिर अपनी तैयारी को और एक नए मोड़ पर लेकर जाएँ, जिससे आपका एग्ज़ाम जो है वो सीटेट का इस बार पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन पेपर स्टार्ट करते हैं। ये है आपका जो क्वेश्चन पेपर है, ये आपका 30 जनवरी 2023 का है। ये डिफरेंट सेट्स में हुए थे। 28 दिसंबर 2022 से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे क्वेश्चन पेपर, और ये आपके फरवरी तक चले थे। तो उसमें ये 30 जनवरी वाला क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया। और एक चीज़ और है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको सिर्फ SST की प्रिपरेशन कराती हूँ, सीटेट की। SST की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। सारी NCERT की बुक्स और जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, PYQs हैं, सब कुछ आपको एक ही जगह मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट एक्सप्लेन रूल मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघ, मतलब कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है, किस में मिलता है? सुत्त पिटक में, विनय पिटक में, अधिधम्म पिटक में या बुद्ध चरित्र में? सुता, विनय, अभिधम्म या फिर बुद्ध चरित्र। तो ये जो आपका होता है विनय पिटक, इसमें आपका ये बुद्धिस्ट संघ के जो रूल्स हैं वो आपके इसमें मिलते हैं। ठीक है, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सिटी ऑफ कन्नौज वॉज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। कन्नौज नगर निम्नलिखित वंशों में से कौन से वंशों के बीच विवाद का केंद्र बिंदु था? मतलब इसमें आपको सीक्वेंस में लगाना है कि प्रतिहार पहले आएगा, राष्ट्रकूट या पाल, राष्ट्रकूट पाल या पल्लव, पल्लव पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट प्रतिहार या फिर पल्लव। तो जो इसमें आपका प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल हो जाता है, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द रोजेटा टाउन ऑफ इजिप्ट एंड इन inscribed stone has been found, which of the following language is inscribed on it। मतलब मिस्र के रेसोटा नाम के कस्बे में एक उत्कीर्णित पत्थर मिला है, उसके ऊपर कौन सी भाषा लिखी हुई है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो जो उस पत्थर के ऊपर लिखी हुई भाषा है वो आपकी ग्रीक है, मतलब यूनानी भाषा उसके ऊपर लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको मैचिंग करनी है। मैच द फॉलोइंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ शिवा टेम्पल बाय चोला किंग राजेंद्र वन इन द अर्ली 11th सेंचुरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। मतलब चोल राजा राजेंद्र वन के द्वारा 11वीं शताब्दी में बनाए गए शिव मंदिरों के संदर्भ में निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये जो आपका आता है सूर्य पीठिका, सन पेडेस्टल, ये आपका ये मैच जो आपका होगा ये होगा आपका चालुक्य से।
यहाँ पर हम इसको मैच कर देते हैं। दूसरा आपका आता है नंदी स्टैचू। जो आपका नंदी स्टैचू है वो ईस्टर्न चालुक्य से मैच करेगा। इमेज ऑफ भैरवा, जो भैरवा की जो इमेज है वो आपकी होगी कलिंग से। और जो काली स्टैचू हो गया वो हो गया आपका पाल। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आंसर नंबर जो 4 है वो आपका करेक्ट हो जाता है। एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो मैचिंग्स होती हैं, ये मैचिंग्स बहुत रिपीट होती हैं, तो ये मैचिंग्स को आप ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सिख ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी। मतलब 17वीं और 18वीं शताब्दी के दौरान सिखों के बारे में क्या सही नहीं है, आपको इसमें से नोट वाला बताना है। द सिख और ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू अ नंबर ऑफ बैंड्स कॉल्ड जत्थाज एंड लेटर ऑन मिसल। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज द ग्रैंड आर्मी, जिसको दल खालसा कहा जाता था। इंट्रोडक्शन ऑफ राखी सिस्टम विच ऑफर प्रोटेक्शन टू मुस्लिम्स ऑन द पेमेंट ऑफ अ टैक्स ऑफ 20% ऑफ द प्रोड्यूस। Guru Gobind Singh inspired the Khalsa with the belief that their destiny was to rule, राज करेगा खालसा। तो अगर इसमें से आपका देखा जाए कौन सा सत्य नहीं है, सॉरी इसमें से कौन सा सही है, मैंने नोट पढ़ लिया। विच ऑफ द दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सिख ड्यूरिंग 17 to 18 सेंचुरी। मतलब 17वीं से 18वीं शताब्दी में सिख के बारे में क्या सही है। ठीक है, क्या क्या सही है वो आपको इसमें से बताना है। तो जो सिख है अपने अपने आप को जत्थों और बाद में मिसलों में संगठित किया था, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। देयर कंबाइंड फोर्सेस वर नोन एज ग्रैंड आर्मी, जो उनकी संयुक्त सेनाएं दल थी वो दल खालसा कहलाती थी, ये भी आपका करेक्ट हो जाता है। और गुरु गोविंद सिंह वाला भी आपका करेक्ट हो जाता है। तो जो आपका सी है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी फॉर दैट कि मैंने नोट पढ़ लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। इसमें आपका हो जाएगा ए, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु फाउंडेड द वीरशैव आंदोलन। मतलब वीरशैव मूवमेंट किसने फाउंड किया था। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो वो होता है आपका बसवना ने ये फाउंड किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब कम्युनिटीज़ लिव इन द फॉरेस्ट एरियाज ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जंगलों में कौन सा आदिवासी समुदाय रहता था। अगर हम बात करते हैं तो वो खोंड समुदाय है, जो कि उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी समुदाय है, ये जो वहाँ पर रहता है। ठीक है, लुक एट दीज टर्म्स मेंशन इन द चोला इंस्क्रिप्शंस एंड चूज द करेक्ट आंसर। मतलब चोल अभिलेखों में उल्लिखित इन शब्दों को देखिए और सही उत्तर दीजिए। जैसे कि वेल्लन वगाई, देवदान, पलीचंदम और शाला भोग, ये सारी क्या हैं। ये सभी 4 भूमि की श्रेणियां हैं, 4 माप की इकाइयां हैं, सभी 4 प्रकार के कर हैं या चारों मंदिरों के महत्वपूर्ण अंग है। अगर इसकी बात करी जाती है तो ये चारों ही जो हैं ये भूमि की अलग अलग श्रेणी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट राजा राम मोहन रॉय इज नॉट करेक्ट। राजा राम मोहन राय के बारे में क्या करेक्ट नहीं है। ही फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज अ ब्रह्म सभा, बिल्कुल सही है। ही वॉज अगेंस्ट स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। ही बिगेन अ कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती के अगेंस्ट उन्होंने हाँ किया था। ही वॉन्टेड ग्रेटर फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर वुमेन, ये भी इन्होंने किया था और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की थी। तो कौन सा इनके उसमें करेक्ट नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है कि वो भारत में पश्चिमी शिक्षा प्रसार के विरुद्ध थे, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रीड द स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजन एंड रिगार्डिंग इंडियन सोसाइटी 19th सेंचुरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। जाति व्यवस्था के विरोध में उठे आंदोलनों के प्रतिक्रिया में रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी सनातन धर्म सभा तथा ब्राह्मण सभा जैसे संगठन स्थापित किए। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आँच न आए, तथा वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों में भी मान्यता मिली हुई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। अगर हम इसकी बात करते हैं तो
असर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं, मतलब असर्शन की रीज़न सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच स्टेटमेंट आर ट्रू अमंग द सोशल रिफॉर्मर्स हरिदास ठाकुर एंड ईवी ए रामास्वामी निकर, मतलब समाज सुधार को हरिदास ठाकुर और ईवी रामास्वामी नायकर के विषय में कौन सा कथन है वो सही है। बोथ वर्क फॉर द कास्ट ग्रुप विच फेस डिस्क्रिमिनेशन इन द सोसाइटी, बोथ वर अगेंस्ट ब्राह्मिकल टेक्स्ट दैट सपोर्टेड द कास्ट सिस्टम। अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही इसमें ट्रू हैं, दोनों के बारे में ये बिल्कुल सही है कि दोनों समाज में भेदभाव का सामना कर रहे जाति समूहों के लिए कार्य किया था और दोनों ब्राह्मणों के उन ग्रंथों के विरुद्ध जो जाति प्रथा के समर्थक थे। तो ये दोनों ही जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। अब आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 12। ये भी असर्शन रीजन का है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज established in 1885 when delegates from all over the country meet at Bombay. A.U. Humane, a retired British official, played a crucial role in bringing Indian from the various regions together to form the INC. अगर हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संदर्भ में है, ये 1885 में देश भर के प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और जो सेवानिवृत्त ब्रिटिश अफसर A.O. ह्यूम ने विभिन्न क्षेत्रों के भारतीयों को साथ लाकर कांग्रेस बनाने में अहम भूमिका अदा करी थी। अगर हम ये क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं तो ये दोनों ही इसमें करेक्ट हैं और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉइन्ड द स्लोगन गांधी महाराज की जय। ये नारा किसने दिया था? मिल के वर्कर्स ने दिया था, टी गार्डन लेबर्स ने दिया था, इंडिगो प्लांटर्स ने दिया था या फिर किसानों ने दिया था? ये जो आपका नारा दिया था ये दिया था टी गार्डन लेबर्स ने, चाय बागान के मजदूरों ने ये नारा दिया था कि गांधी महाराज की जय। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंडिया गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, मतलब स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो वो थे आपके सी राजगोपालाचारी। ये आपका एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो आपका आ जाता है स्टेटमेंट ABC डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ अ प्लैनेट, आइडेंटिफाई द प्लैनेट, मतलब A, B और C एक ग्रह की विशेषताओं का वर्णन करते हैं, उस ग्रह की पहचान करें, वो ग्रह कौन सा है। ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है, आकाश में यह पांचवा ग्रह है, यह ध्रुवों के पास थोड़ी सी चपटी है। तो अगर हम बात करते हैं तो ये कौन सा ग्रह आपका आ जाता है, ये आपकी अर्थ है। कौन है? ये आपकी अर्थ है। अगर आपको इन दोनों में से भी समझ में नहीं आता है तो ये ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, आप इसी से आइडिया लगा सकते हैं, जो अर्थ है वो थोड़ी सी चपटी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16। भारत में केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का समय 9 बजे है। भारतीय मानक के हिसाब से गांधीनगर के समीप जो है वो 72 डिग्री 45 पूर्व देशांतर पर और पटना के समीप 85 पर स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों के खुलने का स्थानीय समय क्या होगा? ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका पहले भी पूछा गया है। इसमें टाइम को आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, तो इसके हिसाब से अगर आपका टाइम होगा वो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा। 8:21 पूर्वाग्रह और 9:10 पर ये क्रम से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। 17 की अगर हम बात करते हैं, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इन लोकेटेड इन एशिया, इक्वेटर पासिस थ्रू एशिया, एशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अगर हम इसमें बात करते हैं, आपका विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान एशिया में स्थित है, विषुवत वृत्त एशिया से होकर गुजरता है, एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसमें जो डी कथन है ये ही बिल्कुल करेक्ट है, एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। A, B और C इसके करेक्ट नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। इन थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ, इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रेथ, इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। वायु की पतली परत पृथ्वी का अटूट भाग है, यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाती है। तो इसमें जो आपका A, B, C तीनों हैं ये आपके करेक्ट हो जाएंगे, A, B, C तीनों ही आपके
करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड देन, मतलब जब बृहस्पति पर्वतों का निर्माण होता है तब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता विस्थापित होता है, भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता और विस्थापित होता है। अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, तो इसका जो लार्ज एरिया होता है आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस एट द सेम टाइम, मतलब वो एक ही समय में टूटता है और एक ही समय में विस्थापित भी हो जाता है। ये आपके ज्योग्राफी के क्वेश्चन है। इफ़ यू वांट टू सी घूम्स मीडियोज एंड ग्लेशियर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी यू मे हैव टू विजिट, मतलब यदि आप गोम्पा, घास के मैदान, हिमनद देखना चाहते हैं तो किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की आपको यात्रा करनी होगी। अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पर लद्दाख की यात्रा करनी होगी, अगर आप घास के मैदान, गोम्पा, हिमनद ये सारी कुछ चीज़ें एक ही जगह देखना चाहते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट लोकेटेड इन सहारा डेजर्ट, मतलब सहारा रेगिस्तान में कौन सा देश स्थित नहीं है। अगर आप बात करते हैं जाम्बिया है जो आपका वहाँ पर स्थित नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है 22, नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, द इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इज अफेक्टिंग द अर्थ्स वेदर एंड क्लाइमेट, मतलब नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है। ये तो आपका ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 22। हाँ ये सही है, लेकिन इसका बढ़ा हुआ आयतन पृथ्वी पर मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा और ऑप्शन बी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो ए सही है और बी आपका गलत है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लू इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ विंड, मतलब जो लू है वो किस प्रकार की पवन का उदाहरण है आपका। तो जो स्थानीय पवनें होती हैं वो आपका लू का एग्जाम्पल है, मतलब लोकल विंड जो होती हैं वो उन्हें हम लू कहते हैं। ठीक है, अब इन चीज़ों से आपको ना एक चीज़ और पता चल रही होगी कि जितनी भी आपने अब तक प्रिपरेशन करी है वो आपकी किस लेवल पे है, उसको आप नेक्स्ट लेवल पर लेके जा रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को करके और अच्छी तरीके से समझ के क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए, फिर उसका आंसर लगाइए। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वीडियो को पॉज करके खुद उसका आंसर दे लें, फिर आप वीडियो को स्टार्ट करें और देखें कि आपका आंसर करेक्ट था या नहीं। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप एक अपनी अलग से नोटबुक बनाएं, उसमें टॉपिक्स को ज़रूर नोट करते चलें कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आया, और उस टॉपिक के आगे आप लिख सकते हैं कि कौन कौन से ईयर में इससे कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो ये आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है आपका, स्टेटमेंट बेस है, वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेनियस एरिया, मतलब पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। द माउंटेन एरियाज विथ स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल ट्रेन, मतलब तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। अगर हम 24 की बात करते हैं तो ये दोनों ही सही हैं और इसका जो मतलब रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 25, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, ब्लैक गोल्ड किसे कहा गया है, काला सोना, काला सोना किसे कहा गया है, काला सोना जो आपका कहा गया है वो आपका पेट्रोलियम को कहा गया है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि कोयला होगा, लेकिन कोयला नहीं है, पेट्रोलियम है जिसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज कॉल्ड ब्लैक बोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, मतलब किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। अगर बात करते हैं तो वो आपका हो जाता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, क्योंकि ये वाली इंडस्ट्री हैं जो कि सबसे पहले लगी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज मिल्पा, रोका एंड लैंग्ड, लंदांग कह सकते हैं, मिल्पा, रोका, लंदांग निम्न में से किस प्रकार की कृषि के अन्य नाम है, कौन सी ऐसी कृषि है ये जिसके ये नाम है, तो ये आपकी हो गई स्थानांतरित कृषि, मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन है जिसके ये सारी नाम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 28, सिविल राइट्स एक्ट 1964 इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने कि किस आधार पर भेदभाव का निषेध किया था, तो वो आपका किया था नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर
और आपका राष्ट्रीय मूल के आधार पर, जेंडर के आधार पर नहीं था। तो ए बी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। मतलब रेस, रीजन एंड नेशनल ओरिजिन, जेंडर के नाम पर आपका वो नहीं था। तो ए बी और डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 29। which among the following factors make rural livelihood vulnerable? Dependence of monsoon on irrigation, selling product on village cooperative, crop failure due to pest attack, loan taken from money lenders। मतलब निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीवोपार्जन को असुरक्षित बनाते हैं? कौन से ऐसे कारण हैं? तो अगर बात करी जाए तो उसमें आ जाता है सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता, बिल्कुल करेक्ट है। उत्पादक को ग्रामीण सहायता कार्यों में बेचना नहीं, कीट हमलों से फसलों का नष्ट हो जाना और साहूकारों से कर्जा उठाना। तो ये जो आपके तीनों हैं ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ फंड ऑफ पंचायत? मतलब कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है? अगर पंचायत की आमदनी का स्रोत की बात करते हैं, टैक्स ऑन हाउसेज, मार्केट एंड प्लेसेस एटसेट्रा, डोनेशन ऑफ कम्युनिटी वर्क, गवर्नमेंट स्कीम्स, फंड रिसीव्ड थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, रेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये जो आपका रेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी है ये आपका सोर्स नहीं है पंचायत के फंड के लिए। अब नेक्स्ट आपका आता है, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को किस रूप में जाना जाता है? अगर आपकी बात हम करते हैं तो उसको आप वार्ड्स के रूप में जाना जाता है। जैसे कि डिफरेंट वार्ड्स आपने सिविक्स में पढ़ा भी है, डिफरेंट वार्ड्स हम कर लेते हैं, फिर हर वार्ड का एक एक प्रतिनिधि चुनाव के द्वारा चुना जाता है। ठीक है, अलग अलग वार्ड का एक एक वो प्रतिनिधि हो जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है? अगर हम बात करते हैं तो वो प्राइमरी लेवल पर सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है 33। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़? मतलब मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है? अगर आप मौसमी बेरोजगारी की बात करते हैं तो वो खेती के साथ कर जाती है, क्योंकि एक मौसम के हिसाब से खेती होती है। जब खेती का मौसम हुआ वो खेती हो गई तब तो रोजगार है, लेकिन जब वो मौसम चला गया तो उस टाइम पे वो रोजगार नहीं है। तो उसको आप इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें आ जाता है, द बेसिक इंडिकेटर ऑफ आर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज हैविंग अप्लाइंग। मतलब एक लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक क्या हो जाता है? तो इसमें जो आपका 34 है इसका आपका आ जाएगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजीज, मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। मतलब लोकतांत्रिक सरकार का आधारभूत सूचक, प्रतिनिधि की अनुपातित व्यवस्था, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, क्षेत्रीय प्रतिनिधि ये नहीं है, सिर्फ इसका ये है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट वेज द अमेंडमेंट इन हिंदू सेंशन एक्ट इन द ईयर 2005 बेनिफिट वुमेन? मतलब हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुआ बदलाव महिलाओं के लिए किस तरीके से लाभान्वित है? इट प्रोवाइड वुमेन विद इक्वल शेयर इन द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। वो उसमें क्या हुआ था, 2005 का जो एक्ट है वो यही बताता है कि महिलाओं को भी माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा मिलेगा। यह पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है, अधिक का नहीं है, बराबर का है। यह सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित हो जाती है? नहीं। यह पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में पुत्रियों को पुत्रों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, चाहे कोई सा भी एक्ट बन जाए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज 36, द मेन वेज ऑन implementing the principles of equality guarantee in the constitution of India are? अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में मान्य किए गए समानता के अधिकार को लागू करने के मुख्य प्रकार क्या हैं? ये आपका आ जाएगा कानून के द्वारा और सरकार की योजनाओं कार्यक्रमों द्वारा, सुविधाहीन समुदायों की मदद के द्वारा, प्राकृतिक संसाधनों को चलायमान करने के द्वारा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आपका 37 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस इन द वर्ड्स एज गिवन इन द प्रेम्बल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब संविधान के प्रस्तावना में इन शब्दों को सही क्रम में लगाएं। अगर आपका ये लिखा जाएगा तो सबसे पहले आपका आ जाता है संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, और उसके बाद आपका आएगा गणतंत्र। मतलब सॉवरेजन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर
38, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पब्लिक इंटरेस्ट लेगिस्लेशन। PIL क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जा सकती है। मतलब जनहित याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आ जाता है कौन सा, 38। हाँ, 38 में आपका आ जाता है कोई भी व्यक्ति या संगठन उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकता है। ठीक है, करेक्ट है। जनहित याचिका उन लोगों की ओर से दायर की जा सकती है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, बिल्कुल करेक्ट है। जनहित याचिका उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्रों या ईमेल के माध्यम से दायर नहीं की जा सकती, ऐसा नहीं है। तो ये जो आपका है ये ए और बी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। When the tribal groups are displaced from their land due to developmental activities, as a consequences, they tend to lose their, मतलब जो आदिवासी समूहों को विकासात्मक गतिविधियों के कारण उनकी भूमि से विस्थापित किया जाता है, तो फलस्वरूप वे अपने खोने लगते हैं। मतलब क्या चीज़ें हैं जो उनकी खो जाती हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर है 39। ये जो आपकी चीज़ें खो जाती हैं वो आपके रीति रिवाज, आपकी परंपराएं हो गई जो खो जाती हैं, आय के स्रोत, आजीविका खो जाती है, और आपका वनों तक आपकी जो पहुंच होती है वो खो जाती है। अभावग्रस्त समुदायों की तरह मान्यता ऐसा नहीं है। तो ABC जो आपका है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40, विच अमंग द फॉलोइंग वुड बी द एग्जाम्पल ऑफ कल्चरल जस्टिस इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान द्वारा सुनिश्चित सांस्कृतिक न्याय के उदाहरण होंगे? ऐसे कौन कौन से हैं जो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे? तो अगर हम बात करते हैं सभी समुदायों की धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्वतंत्रता की पहचान, ठीक है, मुख्य धारा की संस्कृति की हाशिएकृत समुदायों में फैलाना, अल्पसंख्यकों को अपने धर्म संस्कृति को सुरक्षित रखने की अनुमति देना, सांस्कृतिक अधिकारों की मौलिक अधिकार के रूप में पहचान होना, ये भी करेक्ट है। तो आपकी आंशिकी के हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, A, C और D, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द नेचर ऑफ हिस्ट्री एज अ डिसिप्लिन ऑफ नॉलेज। निम्नलिखित में से कौन से कथन ज्ञान का विषय के रूप में इतिहास के स्वरूप के बारे में आपका सही है? तो इसमें इतिहास संपूर्ण रूप से अतीत पर निर्भर है, बिना यह जांचे कि कैसे अतीत ने वर्तमान को प्रभावित किया है, बिल्कुल करेक्ट। इतिहास अपने व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही पक्षों में मानवीय चेतना के विकास की कहानी है, ठीक है। इतिहास अतीत के घटनाक्रमों और भविष्य में प्रगतिशील परिवर्तनों के बीच का संवाद है, ठीक है। निरंतरता और सामंजस्य दोनों इतिहास के अपेक्षित गुण हैं, ऐसा नहीं है। तो ABC जो आपका हो जाएगा ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू करंट प्रैक्टिस ऑफ डिनोट डेट्स एंड ईयर्स इन हिस्ट्री। इसके ऊपर मैंने आपको स्पेशली मेंशन भी किया था कि ये जो क्वेश्चन है ये AD वाला और ये BCE वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 है। इतिहास में तिथियों और वर्षों को सूचित करने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली वर्तमान प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जो आपका BC के स्थान पर BCE लिखा जाने लगा है ये आपका करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया आपका 43, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड टूल्स आर अप्रोप्रिएट फॉर मेकिंग स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ गार्डन इन क्लासरूम। मतलब निम्नलिखित में से ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। जेंडर लैंगिकता को संकल्पना को समझाने के लिए क्या आपका उपयुक्त है? तो इसमें लाइफ एक्सपीरियंस हो गया, इसमें हो गया केस स्टडी हो गया और स्टोरीज़ हो गया। ऑर्गेनाइज पब्लिक मीटिंग्स को आप नहीं कर सकते स्टूडेंट्स के लिए। तो आपका A, B और D जो है आपका फोर्थ वाला ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 44, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स अ टीचर इज छत्तीसगढ़ स्कूल कैन प्लान अ ट्रिप टू रायपुर। मतलब किस विषय के लिए छत्तीसगढ़ के सरकारी विद्यालय में शिक्षक रायपुर के भ्रमण की योजना बना सकता है? मतलब क्या क्या इसमें चीज़ आ जाएगी? तो ये आपका आ जाता है ट्राइबल कल्चर, मालदीव आर्किटेक्चर या मुगल आर्किटेक्चर। तो इसमें जो आपका ट्राइबल कल्चर हो जाता है, जनजातीय संस्कृति, इसका आप एक तरीके से भ्रमण के लिए बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो A है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 आपका आ जाता है, A social science teacher wishes to teach the location of historical sea routes and plots the type of map she should use in। मतलब एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका बंदरगाहों एवं ऐतिहासिक समुद्री मार्गों की अवस्थिति पढ़ाना चाहती है, उनको किस प्रकार के मानचित्र का प्रयोग करना चाहिए? अगर हम बात करते हैं तो उसको वर्ल्ड फिजिकल मैप का यूज़ करना चाहिए, विश्व का
भौतिक का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाइल प्रिपेयरिंग अ लेसन प्लान ऑन द टॉपिक ऑफ रीजनल डायनेस्टीज व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप ऑफ सोशल साइंस टीचर। मतलब अगर वो क्षेत्रीय वंश के विषय का पाठ्य योजना बनाती है तो सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का पहला कदम क्या होगा। तो फ्रेमिंग लर्निंग ऑब्जेक्टिव, सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं। तो हमेशा आप इसमें क्या लगाएंगे, लेसन प्लान अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47 व्हाट मे बी द मोस्ट मीनिंगफुल पेडागोजिकल मेथड टू टीच अबाउट द आदिवासी कम्युनिटीज़। आदिवासी समुदायों के बारे में पढ़ाने के लिए सबसे अर्थपूर्ण शिक्षा शास्त्रीय विधि क्या हो सकती है। अगर आप 47 की बात करते हैं तो विभिन्न आदिवासी समुदायों पर दृश्य सामग्री को दिखाना, आदिवासी गीतों और नृत्यों के साथ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना, अपनी जीवंत वास्तविकताओं के बारे में बात करने बोलने के लिए आदि समुदाय को किसी को आमंत्रित करना, ये जो होगा ये आपका सबसे ज़्यादा एक तरीके से कहते हैं ना कि बेस्ट मेथड होगा उनके जीवन को पढ़ाने के लिए। ठीक है, ये आपके पेडागोजी के क्वेश्चन है। इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान में रखनी है, अगर आपको स्टूडेंट से रिलेटेड पूछा जा रहा है तो जो आंसर स्टूडेंट के फेवर में हो वही आंसर करेक्ट होगा। अगर आप सोचते हैं कि टीचर के फेवर में, नहीं, बिल्कुल भूल जाइए, आपका आंसर गलत हो जाएगा। स्टूडेंट के लिए जो बेस्ट होगा वही आपका आंसर होगा। इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखें जब भी आप पेडागोजी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ठीक है, वाइल डिस्कसिंग द थीम बैलेंस रिपोर्टिंग एज अ टीचर यू विल हैव टू, मतलब संतुलित रिपोर्टिंग मूल विषय की चर्चा करते समय एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए। अगर हम बात करते हैं जनसंचार माध्यम मास मीडिया के महत्व पर चर्चा करनी होगी, विद्यार्थियों के लिए मुख्य समाचार पढ़ना अनिवार्य क्रिया बनानी होगी। उसके बाद बड़े व्यावसायिक संस्थानों के मीडिया घरानों से उनकी पूंजी लाने और राजस्व उत्सर्जन में उनके महत्वपूर्ण योगदान को पहचानना होगा। ये तो नहीं होगा। समाचार चयन के पहलुओं, कुछ परिक्षेपों का समावेश, बहिष्कृत करने को संबोधित करना होगा। कक्षा में विवादास्पद चर्चाओं की उपेक्षा के लिए जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया है केवल वही प्रस्तुत करना। नहीं, ऐसा तो नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी क्या आ जाती है। तो समाचार चयन के पहलू और कुछ परिक्षेपों का समाचार या बहिष्करण करने के लिए संबोधित कर। एड्रेस द एस्पेक्ट ऑफ न्यूज सिलेक्शन एंड द इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन पर्सपेक्टिव्स, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको हिंदी में क्लियर नहीं हो रहा, आप इंग्लिश में ज़रूर पढ़ें। इंग्लिश में समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज दी होती हैं, ये आप ज़रूर करें। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव वी वुड डेवलप द इन स्टूडेंट वाइल टीचिंग अबाउट डाइवर्सिटी, मतलब विविधता के बारे में पढ़ाते हुए छात्रों में निम्नलिखित में से कौन से दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं। अगर बात करते हैं तो विविधता को विविध लक्षणों के रूप में माना जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ये लोगों में असमानता और भेदभाव फैलाती है, बिल्कुल गलत। सेकेंडरी पढ़ते ही आपको समझ आ जाएगा। किसी भी आधार पर लोगों से भेदभाव हटाने का प्रयास करती है, उन्हें पास लाती है। यह लोगों में व्याप्त तंत्रों की पहचानती है और स्वीकार करती है। तो आपका ए, सी और डी आपका इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, सोशल साइंस टेक्स्ट बुक देमसेल्फ कैन एक्ट एज अ गुड टीचिंग लर्निंग रिसोर्स फॉर अ क्लासरूम डिस्कशन इफ द टीचर, मतलब कक्षा में परिचर्चा के लिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें एक अच्छे अध्यापन अधिगम के स्रोतों के रूप में कार्य कर सकती है। कब कार्य कर सकती है? अगर शिक्षिका अपने विद्यार्थी को पाठ्य पुस्तक से उच्च स्वर में पढ़ने के लिए कहती है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक वाले प्रश्नों में संलिप्त रहने के लिए कहती है और प्रश्नों के लिए उत्तर बनाने के लिए कहती है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से बाहर की पुस्तकों और अन्य सामग्री को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है, विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक देखने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो ऐसा नहीं है। अगर वो पाठ्य पुस्तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद से करने के लिए अगर वो कहती है तो वो स्टूडेंट में एक टीचिंग लर्निंग जो रिसोर्स है वो डिस्कशन काफ़ी अच्छा हो जाएगा। आज स्टूडेंट टू इंगेज विद इन द टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड टू डेवलप आंसर फॉर द एंड ऑफ द चैप्टर क्वेश्चंस। तो ऑप्शन नंबर 2 जो इसका होगा वो स्टूडेंट के लिए बेस्ट है। अ सोशल साइंस टीचर वांटेड अ स्टूडेंट टू इंगेज इन द क्रिटिकल इंक्वायरी ऑन द इशू वाई प्लास्टिक शुड बी बैंड, मतलब सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका प्लास्टिक को क्यों प्रतिबंधित कर देना चाहिए विषय पर अपने विद्यार्थियों को आलोचनात्मक जांच में संलिप्त करना चाहती हैं, मतलब उसको इन्वॉल्व करना चाहती है। तो इसके लिए बेस्ट एक्टिविटी क्या होगी इसके लिए बेस्ट? अगर हम इसके लिए बेस्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, प्लास्टिक के खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री में भ्रमण का आयोजन करना, प्लास्टिक ने समुद्री जीवों पर क्या प्रभाव डाला इस पर एक चित्र दिखाना और बाद में इसके परिस्थिति तंत्र पर प्रभाव की चर्चा करना, विद्यार्थियों को प्लास्टिक
से बने विभिन्न उत्पादों के नमूने इकट्ठे करने के लिए भी प्लास्टिक के विभिन्न उपयोगों का कथापत्र तैयार करना। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप आंसर्स को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट के फेवर में है। शोइंग अ डॉक्यूमेंट्री ऑन हाउ प्लास्टिक अफेक्ट द सी क्रिएचर्स एंड लेटर डिस्कसिंग इट्स अफेक्ट ऑन इकोसिस्टम, ये एक अच्छा तरीके से एक्टिविटी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनेबलिंग फॉर द स्टडी ऑफ सोशल साइंस, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान के अध्ययन को समर्थ बनाते हैं। अगर बात करते हैं तो वो आपका आ जाता है समानता और सामाजिक न्याय के संवैधानिक मूल्यों को महत्व को समझना, समाज की क्रियाशील जिम्मेदार विचारशील सदस्य बनना, प्राप्त विचारों संस्थाओं प्रथाओं के साथ कर्मठता से समरूप होना, या फिर यह समझना कि समाज की कैसे संरचना होती है और कैसे उसे व्यवस्थित और शासित किया जा सकता है। तो ए, बी और डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, ये बस आपके बाद के पेडागोजी के, आपने सीक्वेंस देख लिया होगा, पहले हिस्ट्री हुआ, फिर आपका ज्योग्राफी हुआ, फिर आपका पॉलिटिकल साइंस हुआ और फिर आपका पेडागोजी हुआ। पहले इस सीक्वेंस में मतलब ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। अब नेक्स्ट आपका आ जाता है 53, इट इज़ चैलेंजिंग टू अराइव एट वन करेक्ट आंसर इन सोशल साइंस, द पेडागोजिकल अप्रोच ऑफ सोशल साइंस शुड अवॉइड द यूज ऑफ डेफिनेशंस, मतलब सामाजिक विज्ञान में विरले ही एक सही उत्तर होता है। सामाजिक विज्ञान के शिक्षा शास्त्रीय उपागम को परिभाषाओं के प्रयोग से बचाना चाहिए। तो ए और बी इसमें दोनों सही हैं, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अ टीचर असाइन अ प्रोजेक्ट ऑन आर्किटेक्चर ऑफ ब्रिटिशर्स बेस्ड ऑन प्राइमरी सोर्सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सोर्स, मतलब इसमें से प्राथमिक स्रोत आपका क्या हो जाएगा। अगर इसमें से प्राथमिक स्रोत की बात करते हैं तो वो आपका हो जाएगा राष्ट्रपति भवन इज द प्राइमरी सोर्स। नेक्स्ट आपका आता है, व्हाट आर द डिफरेंट वेज थ्रू विच लर्निंग एक्सपीरियंस फ्रॉम आ प्रोजेक्ट कैन बी कैप्चर्ड, मतलब वे विभिन्न तरीके कौन से हैं जिनमें किसी परियोजना के से अधिगम अनुभवों का अधिग्रहण किया जा सकता है। आपका ये आ जाता है क्वेश्चन नंबर 55। अगर हम इसमें देखते हैं तो अभिलेख हो गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, पेन एंड पेपर परीक्षा, स्क्रैप बुक, रेखा चित्र, इसमें जितने भी सिर्फ अभिलेख है जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। रिपोर्ट्स के आधार पर आप ये डिफरेंट वेज को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सिस द इवेल्युएशन एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संघात्मक प्रक्रिया के मूल्यांकन पहलू का आकलन करते हैं। अगर हम बात करते हैं 56 की, एक सेकेंड, ए बी विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है। हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया है, समझाइए। और मुगल साम्राज्य के पतन के लिए क्या आप औरंगजेब को उत्तरदायी ठहराएंगे। इमारतों के निर्माण की कला में तुर्कों ने क्या बदलाव प्रस्तावित किए थे। संज्ञात्मक प्रश्न के मूल्यांकन का अगर आप आकलन करते हैं तो आपका ए, बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 57। 57, which of the following should be considered while developing evaluation procedure as per the right of children to free and compulsory education act 2009, निम्नलिखित में से किस पर बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार मूल्यांकन क्रियाविधियों के विकास के समय विचार किया जाना चाहिए। निरंतर और व्यापक मूल्यांकन पर आधारित ज्ञान का समक्ष बोध के विकसित करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन के माध्यम से अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग करने में विद्यार्थियों को सबल बनाना, बोर्ड लेवल परीक्षाओं के संदर्भ में बोर्ड परीक्षा द्वारा प्रदान की गई निर्देशिकाओं का पालन करना। तो जो स्टूडेंट के फेवर में आ जाता है वो आपका ए और बी हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस स्टूडेंट एनालिटिकल एबिलिटीज इन सोशल साइंस, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से सामाजिक विज्ञान में विद्यार्थियों की विश्लेषणात्मक योग्यताओं को आंकने के अवसर उपलब्ध कराते हैं। इनमें से कौन सा है वो आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर 58। कौन सा क्षेत्र विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों। कौन सा राज्य फूलों की घाटी के रूप में जाना जाता है। भारत में कौन सा राज्य मसालों के उत्पादक में प्रथम है। मसालों के उत्पादक के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियाँ क्या हैं। भारत में कौन से राज्य कर्क रेखा पर स्थित है। ये नहीं, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं, जैसे कि विश्व के उद्यान के रूप में जाना जाता है और क्यों, इसमें जो स्टूडेंट होगा वो अपना रीज़न लिखेगा। भारत में कौन सा राज्य मसालों के लिए प्रथम आता है, उत्पादन की कौन सी भौगोलिक परिस्थिति क्या उपलब्ध है, इसमें वो खुद सोचेगा, डिसाइड करेगा। तो इसका स्टूडेंट के अगर हम फेवर में लेते हैं तो ए और सी जो है वो आपका
करेक्ट हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एक्सिस ओनली द रिमेम्बरिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, मतलब निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के केवल स्मरण पहलू का आकलन करते हैं। तो इसमें जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाए बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भारत सरकार द्वारा कौन से 2 एक्ट पारित किए गए हैं। आकाशगंगा क्या है, हमारी आकाशगंगा के निकट कौन सी और आकाशगंगा है। क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से कार्य करता है? क्या यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है? क्या समस्याएं हो सकती हैं यदि राज्य सरकार और संघीय सरकार 2 विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा संचालित हों? मतलब केवल स्मरण पहलू का आकलन करता है। स्मरण मतलब आपका हो जाता है रिमेम्बरिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है। तो इसमें जो आपका होगा वो ए और बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप और मेक यूज ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न बहुल परिप्रेक्ष्यों को उपयोग करने तथा विकास करने के अवसर प्रदान करते हैं। वो कौन से हैं जो करते हैं, इसमें आपका आ जाएगा वे कौन से कारक हैं जो किसी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित करते हैं। वनों की कटाई के क्या हानिकारक प्रभाव हैं। दक्षिण अमेरिका के मुख्य भौतिक खंड कौन से हैं। बहुदल तंत्र के क्या गुण और दोष हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो केवल ये क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 4 ही इसका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है। अब ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है ये आपका हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। एग्ज़ाम जाने से पहले आप इन्हें ज़रूर देखें, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। पूरे कंप्लीट क्वेश्चन पेपर्स हैं और अगर अच्छे लग रहे हैं आपके लिए हेल्पफुल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें कि जो लोग अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अपनी तैयारी अगर बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं तो भी आप अपना क्वेश्चन पेपर निकाल लेंगे। क्योंकि अगर एक बार अटक जाता है तो वो अटक ही जाता है, फिर आप बार बार तैयारी करेंगे, हर 6 महीने में तैयारी करके देंगे, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक बार अच्छे से तैयारी करें, अपना एग्ज़ाम दें और अपने करियर में